नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है भाई। ठीक है, सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए भाई। अर्जुन राम गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। दीप सिंह राठौड़ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। रामकरण मेघवाल गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। फेको कुमार गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। चंद्रकला मीणा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। ओम पन्नू गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। संजय बेहरवा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। संजय बेहरवा सर जी, मैं आपकी क्लास 13 सितंबर 2023 से रेगुलर ले रहा हूँ, अच्छे से नोट्स बना रहा हूँ, थैंक यू सर जी। ओके भाई, ठीक है, हाँ बिल्कुल जुड़े रहिए, आप कोई दिक्कत नहीं है ना। चंदू मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। तो सभी विद्यार्थी जुड़िए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। राजस्थान के एकीकरण को अपन पढ़ रहे हैं, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित अपन चर्चा कर रहे हैं भाई। चंदू मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। रोहित कुमार जय श्री राम सर, बिल्कुल जय श्री राम। रेणुवाला गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। आज की जो क्लास है वो राजस्थान के एकीकरण से जो आगे की जो बातें हैं उनकी मैं आपके साथ में चर्चा करने वाला हूँ। राजस्थान के जो एकीकरण के अन्य तथ्य हैं उनकी आपके साथ में चर्चा होने वाली है, उनकी अपन बात करने वाले हैं। हाँ, सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। देखो, बात कर लेते हैं, स्टार्ट कर रहा हूं मैं राजस्थान के एकीकरण की आगे चर्चा। देखो क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। ये तो पहले मैं आपको बता देता हूँ बुक्स के बारे में है। ये अपनी बुक्स हैं, लाइब्रेरी जो एग्जाम है उसके लिए बुक्स हैं, अलग अलग बुक्स हैं, इनके अलग अलग जो प्राइस हैं आपके एग्जाम में बड़ी कारगर साबित होने वाली है। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। सभी विद्यार्थी जिसको जो भी किताब की आवश्यकता है, जो भी बुक्स की आवश्यकता है, वो आप इन हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करके इनको क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर है, इनके ऊपर आप कॉल करिए और क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। सुरेंद्र सिंह राठौड़ गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भैया। तो मैं राजस्थान के एकीकरण की आगे अब चर्चा करने वाला हूं, ध्यान से आपको समझना है। देखिएगा, बात कर रहे हैं राजस्थान के एकीकरण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी मैं आपके साथ जिक्र करने वाला हूं, उनके के साथ में चर्चा करने वाला हूं। आपको एक एक लाइन को अच्छे से समझना है। सबसे पहली बात मैं अगर आपके साथ करूं तो ध्यान रखिएगा। पहली बात तो क्या है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता है, 7 चरणों में होता है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता है, 7 चरणों में होता है। पॉइंट नंबर लिख देता हूं, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया है अभी। दूसरी बात करते हैं, राजस्थान के एकीकरण में लगा कुल समय। राजस्थान के एकीकरण में लगा कुल समय कितना है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लग रहा है, 8 वर्ष लग रहे हैं, 7 माह लग रहे हैं, 14 दिन लग रहे हैं। जबकि आप कभी भारतीय संविधान पढ़ते हो तो भारतीय संविधान में आपने पढ़ा होगा, भारतीय संविधान को बनने में लगा समय कितना था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में लगा कुल समय कितना है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जबकि राजस्थान के एकीकरण में होने में लगा समय कितना है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो कौन था, ये क्लीमेंट एटली। कौन थे भाई, क्लीमेंट एटली। आगे ध्यान रखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें
3 ठिकाने और एक अंग्रेज शासित प्रदेश था। एक क्या था आपके अंग्रेज शासित प्रदेश। आगे ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के एकीकरण में सर्वप्रथम क्या राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान के एकीकरण में जो सर्वाधिक योगदान है वो किसका रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा। एकीकरण के दौरान बात कर रहे हैं। प्रथम चरण का नाम एकीकरण के दौरान प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ के एम मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के एम मुंशी के कहने पर रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन चर्चा कर रहे हैं। महेश कुमार गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, रेणुवाला सिरोही का 2 बार विलय हुआ, बिल्कुल 2 बार विलय हुआ था, अभी बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में होता है। राजस्थान के एकीकरण में लगा कुल समय कितना है? 8 वर्ष है, 7 माह है और 14 दिन है। राजस्थान के एकीकरण के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 2 आपके एक क्या था? अंग्रेज शासित प्रदेश था। हाँ ठीक है। राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है। बिना पटेल के तो ऐसे मानते हैं कि एकीकरण कंप्लीट पॉसिबल ही नहीं थी भी। तो जो मेन योगदान रहा है वो किसका रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है। एकीकरण के दौरान प्रथम चरण का नाम के एम मुंशी के कहने पर ही मत्स्य संघ रखा गया था भी। ठीक है, तो एक बार सभी विद्यार्थी यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखो भाई, अगला पॉइंट देख लेते हैं। हंस कोलीवाल गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, है ना। अगला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। 7 नंबर पॉइंट होगा मेरे हिसाब से। हाँ 7 नंबर पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। एकीकरण के दौरान 2 रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। एकीकरण के दौरान 2 जो रियासतें ऐसी थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। ये कौन सी हैं वो 2 रियासतें? तो ध्यान रखिएगा, एक तो है किशनगढ़
और दूसरी है आपके शाहपुरा। एक तो किशनगढ़ है और दूसरी कौन सी है, शाहपुरा है। ये दो रियासतें हैं जिनको तोपों की सलामी का क्या नहीं था, अधिकार नहीं था। एकीकरण के दौरान, एकीकरण के दौरान ऐसी रियासत जिसका शासक मुस्लिम, एकीकरण के दौरान एकमात्र ऐसी रियासत जिसका शासक कौन है, मुस्लिम है। वो कौन सी रियासत है दोस्तों, वो आपकी कौन सी रियासत है, टोंक रियासत है। ध्यान रखिएगा, एकीकरण के दौरान, एकीकरण के दौरान सिरोही का, सिरोही का राजस्थान में 2 बार विलय किया गया। एकीकरण के दौरान जो सिरोही रियासत है उसका 2 बार क्या होता है, विलय होता है। भाई सिरोही रियासत का कितनी बार विलय होता है, 2 बार विलय होता है। एक बार तो 6वें चरण में विलय होता है और एक बार कौन चरण में विलय होता है, 7वें चरण के अंदर इसका विलय हो जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर की तो कौन सी रियासत करती है, अलवर। और अलवर के कौन थे भाई, तेज सिंह। राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी है, अलवर है। और किसने किए हैं, तेज सिंह ने किए हैं। भाई किशन लाल बता तो चुका हूं ना, 6वें और 7वें चरण में 2 बार होता है। बताया था 6वें चरण में सिरोही मिलता है और 7वें चरण में आबू दिलवाड़ा मिलता है। आप पीछे की क्लास पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। आप पीछे की क्लास देखिए तब समझ में आएगा। ये क्लास देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप जो पीछे क्लासेज हैं राजस्थान के अकेडमी की उनको देखिएगा। बता मैंने दिया है वापस से कि भाई 6वें चरण के अंदर सिरोही मिलता है और 7वें में आबू दिलवाड़ा मिलता है, क्योंकि 6वें चरण में आबू दिलवाड़ा जो है बॉम्बे प्रांत को दिया गया था और बाद में 7वें चरण में वापस आबू दिलवाड़ा को किसमें मिला लिया जाता है, आपके राजस्थान के अंदर मिला लिया जाता है। तो आबू दिलवाड़ा जो है 7वें चरण में मिलता है, वो सिरोही का हिस्सा है। और जो सिरोही है वो 6वें चरण में मिलता है। तो 2 बार इसका विलय हो जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान की वह रियासत जिसने भारत में सम्मिलित पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर की तो वो रियासत कौन सी है, ध्यान रखिएगा। वो रियासत आपके बीकानेर। कौन सी, बीकानेर। और बीकानेर के शासक कौन थे, शार्दुल सिंह। और ये कब करते हैं हस्ताक्षर, 7 अगस्त 1947 को। 7 अगस्त 1947 को इन्होंने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। भाई पंकज कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। भाई आगे ध्यान दीजिएगा, अगला जो पॉइंट है, राजस्थान की वह रियासत जिसने भारत में सम्मिलित पत्र पर सबसे बाद में हस्ताक्षर किए तो वो कौन सी रियासत है, धौलपुर। और धौलपुर के शासक कौन थे, उदयभान सिंह। और कब करते हैं, 14 अगस्त 1947 को। कब करते हैं, 14 अगस्त 1947
1947 को। तो एक बार वापस से रिपीट करता हूं, इनको ध्यान समझिएगा। एकीकरण के दौरान दो रियासतें ऐसी हैं जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। वो कौन कौन सी है? एक तो आपके रहेगी किशनगढ़ और दूसरी कौन सी रहेगी? शाहपुरा। फिर ध्यान दीजिएगा, एकीकरण के दौरान ऐसी रियासतें जिसका शासक मुस्लिम था, वो कौन सी रियासत है? टोंक है वो। फिर मैं आपको बताया कि एकीकरण के दौरान सिरोही जो रियासत है उसका राजस्थान में कितनी बार विलय किया गया है? 2 बार विलय किया गया है। एक बार तो 6वें चरण में विलय होता है और दूसरी बार 7वें चरण में उसका विलय हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आगे बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल लिख दिया उदयभान सिंह मैंने आपको 14 अगस्त 1947 को। अगली जो बात है, राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था? तो अलवर का तेज सिंह था। राजस्थान की वह रियासत है जिसने भारत में सम्मिलित पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए थे सबसे पहले। वो रियासत कौन सी है? आपके बीकानेर है। बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह थे, जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को भारत में सम्मिलित पत्र पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। राजस्थान की वह रियासत दोस्तों जिसने भारत में सम्मिलित पत्र पर सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किए हैं, तो वो रियासत कौन सी है? वो धौलपुर है। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे भाई। तो यहां तक एक बार आप सभी विद्यार्थी लिख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखो भाई, अगला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर कितना है? 13। पॉइंट नंबर जो 13 है वो देख लेते हैं। देखिएगा, एकीकरण के दौरान बांसवाड़ा के महारावल, बांसवाड़ा के महारावल महारावल चंद्रवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते, हस्ताक्षर क्या है? 10 और 11 लाइन। इसमें मतलब वाली क्या बात है? एक तो विलय होता है, राजस्थान को एक किया है तो वो राजस्थान का विलय है, और फिर एक वो है जो भारत में मिलने के लिए विलय है। तो 2 अलग अलग हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पत्र है और एक आपके स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट है ना। स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट है तो 2 पत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट। अगर कोई रियासत आपके जो है, कोई राजा जो है या कोई रियासत जो है भारत में शामिल होना चाहती है तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर सिग्नेचर करेगा, और अगर उसको अलग अस्तित्व रखना है तो वो स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर करेगा। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो नरेंद्र मंडल सम्मेलन जो दिल्ली वाला है उसके अंदर उसका हुआ है, तो वो आगे और बात करेंगे उसके नरेंद्र मंडल सम्मेलन के अंदर उन दोनों पत्रों की मैं बात करूंगा सुमन, है ना। तो वहां पे 10 और 11 लाइन वो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो जो राजस्थान के एकीकरण के ऊपर सर्वप्रथम हस्ताक्षर वो तेज सिंह है, लेकिन भारत में शामिल होने के लिए जो हस्ताक्षर किए गए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर वो कौन करते हैं? शार्दुल सिंह जी करते हैं। क्लियर है? अब वापस आ जाइए, मैं आपकी बात के ऊपर आ जाता हूं, जो आगे की लाइन है उसके ऊपर आ जाता हूं। एकीकरण के दौरान बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, हस्ताक्षर करते हुए कहा, और क्या कहा भाई? कि मैं अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु अधिपत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ध्यान रखना,
बांसवाड़ा के जो महारावल चंद्रवीर सिंह है, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने किसके ऊपर, डेथ वारंट यानी मृत्यु अधिपत्र के ऊपर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये कहने वाले व्यक्तित्व कौन है? तो कहने वाले व्यक्तित्व कौन थे? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह थे। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह जी का ये क्या है, कथन है, जिन्होंने ये कथन या ये लाइन आपके बोलते हैं कि मैं अपने क्या कर रहा हूं, डेथ वारंट के ऊपर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, एकीकरण के दौरान, एकीकरण के दौरान राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र, याद करो पढ़ाया था मैंने आपको, राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र जो कहां पे पड़ता है, झालावाड़ कोटा। कहां पे पड़ता था अभी, झालावाड़ कोटा। इस समय कहां पे पड़ता था, झालावाड़ कोटा। सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में तथा मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र, सुनेल टप्पा क्षेत्र। तो ये सुनेल टप्पा क्षेत्र उस समय कहां पे था, कालपी ग्वालियर में, कालपी ग्वालियर में था। तो सुनेल टप्पा क्षेत्र, सुनेल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया। ध्यान समझिएगा, मैंने आपको 7वें चरण में लिखाया था कि 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा, सुनेल टप्पा और टोडगढ़ क्षेत्र मिलते हैं। तो जो 7वां चरण जो हुआ उसमें क्या हुआ, मैंने आपको बताना, एकीकरण के दौरान क्या हुआ था। एक क्षेत्र है सिरोंज क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, सिरोंज क्षेत्र है, जो राजस्थान के झालावाड़ कोटा वाले एरिया के अंदर आता था। इसको तो दे दिया था किसको, मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में एक जगह थी कौन सी, सुनेल टप्पा, वो कालपी ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ती थी, उसको कहां पे दे दिया गया था, राजस्थान में दे दिया गया था। तो एक्सचेंज हुआ था कि एकीकरण के दौरान राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र तो मध्य प्रदेश को दिया गया और मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र राजस्थान को दिया गया था। क्लियर है, ठीक है। आगे देखो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, एकीकरण के दौरान, एकीकरण के दौरान क्या होता है, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। एकीकरण के दौरान पहली जो मैं बात कर लेता हूं वो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। एकीकरण के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। फिर आपको पूछ सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है, एकीकरण के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, हो गया। मेरे पेपर्स पेंशन होती है, पेंशन कैसे मिलती है आपको, पेंशन कैसे मिलती है आपको, सोचो। पेंशन जो होती है पर मंथ आती है, हाँ पेंशन पर मंथ आती है, ठीक है। तो उस समय था, वो थोड़े टाइम के लिए दिया, उसके बाद में उसको बंद कर दिया था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी क्या है, रियासत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है। और क्या पूछ सकता है, एकीकरण के दौरान की बात चल रही है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। और क्या पूछ सकता है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। और क्या पूछ सकता है, एकीकरण के दौरान सबसे प्राचीन रियासत। और क्या पूछ सकता है दोस्तों, सबसे नवीन रियासत।
नवीन रियासत। तो पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा। एकीकरण के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी? मारवाड़। यानी दोस्तों किसकी बात कर रहा हूं? जोधपुर की बात कर रहा हूं। एकीकरण के दौरान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है वो कौन सी है? मारवाड़ है, यानी जोधपुर है। फिर पूछ रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। कौन सी थी भी? शाहपुरा। फिर आपको पूछ रहा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी? जयपुर। कौन सी थी भाई? जयपुर। फिर वो पूछ रहा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुर। फिर अगला क्वेश्चन बनता है सबसे प्राचीन रियासत, सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़, यानी उदयपुर। और सबसे नवीन रियासत कौन सी है? तो वो है झालावाड़। तो बात क्या समझ में आई? एकीकरण के दौरान की बात कर रहा हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़ है, यानी जोधपुर है। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटी रियासत है वो कौन सी है? शाहपुरा है। कौन सी रहेगी? शाहपुरा रहेगी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? आपके जयपुर है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? वो आपके शाहपुरा है। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? वो मेवाड़ है। एकीकरण के दौरान बात कर रहा हूं मैं, एकीकरण के दौरान राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है वो कौन सी है? ध्यान रखना, वो मेवाड़ है। अगर आपको पूछ ले, मैं आपको नोट डाल के लिख देता हूं, ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, तो ध्यान रखना कौन सी है? शाकंभरी है। कौन सी है दोस्तों? शाकंभरी है, चौहान राजवंश वाली। अगर आपको पूछ ले एकीकरण के दौरान सबसे प्राचीन रियासत, तो मेवाड़ है। अगर आपको पूछे राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, तो वो कौन सी है? आपके शाकंभरी है। मिक्सअप मत कर देना भाई, दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत वो आपके शाकंभरी है, और एकीकरण के दौरान राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो वो ध्यान रखिएगा कौन सी थी? वो आपके कौन सी है? मेवाड़ है। क्योंकि शाकंभरी उस समय कोई रियासत नहीं है, राजस्थान के एकीकरण के समय कोई रियासत नहीं है शाकंभरी। मैंने जो 19 रियासतें लिखाई हैं उनमें शाकंभरी का कोई नाम है नहीं है। तो शाकंभरी जो सांबर वाली जो है वो आपके राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। और एकीकरण के दौरान पूछे तो कौन सी आपके, ध्यान रखना, वो कौन सी आपके, वो रहेगी आपके मेवाड़, यानी उदयपुर। सबसे नवीन रियासत, सबसे नवीन रियासत कौन सी है दोस्तों? वो है आपके झालावाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी रहेगी? वो रहेगी आपके झालावाड़। तो मैंने आपको बताया एकीकरण के दौरान बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने किसके पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? मैं अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु अधिपत्र के ऊपर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। एकीकरण के दौरान ही राजस्थान का जो सिरोंज क्षेत्र है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र? सिरोंज क्षेत्र। ये सिरोंज क्षेत्र किस में आता था? झालावाड़, कोटा में आता था। इसको तो किस में मिला दिया गया? मध्य प्रदेश में मिला दिया है। और मध्य प्रदेश का जो आपके कौन सा क्षेत्र है? सुनेल टप्पा। कौन सा क्षेत्र था? सुनेल टप्पा, जो कालपी ग्वालियर का हिस्सा था, उसको राजस्थान में मिला दिया गया। उसको किस में मिला दिया गया? राजस्थान में मिला दिया गया। फिर मैंने आपको बात करी कि एकीकरण के दौरान क्या स्थिति है, तो मैंने आपको बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत है वो कौन सी है? मारवाड़, यानी जोधपुर है। एकीकरण के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है वो शाहपुरा है। एकीकरण के दौरान जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जयपुर है। एकीकरण के दौरान जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा है। एकीकरण के दौरान सबसे प्राचीन रियासत कौन सी रहेगी? वो कौन सी? आपकी मेवाड़ है, यानी उदयपुर है। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछ ले कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, अगर आपको डायरेक्ट पूछ ले कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, तो फिर आपको आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर चेंज हो जाएगा। फिर आपका आंसर मेवाड़ नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? शाकंभरी हो जाएगा। तो एकीकरण के दौरान सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है, और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत जो है वो शाकंभरी है। एकीकरण के दौरान सबसे नवीन रियासत जो है वो कौन सी है? झालावाड़ है। तो यहां तक एक बार सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब 2-3 लाइनें और ध्यान रखनी है। देखो, अगर आपको पूछ ले, कितना नंबर पॉइंट हो गया अभी, 15 नंबर हो गया। अगर आपको पूछ ले राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, तो इसी समय बने थे, तो क्या होगा आंसर? अगर आपको पूछ ले राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो आपका आंसर क्या होगा? और अगर आपको पूछ ले पूर्ण एकीकरण के दौरान, पूर्ण एकीकरण के दौरान राजस्थान का मुख्यमंत्री, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? और आपको अगर पूछ ले संघ शासित, यानी अजमेर मेरवाड़ा संघ शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो सब अलग अलग आंसर है भाई, सब अलग अलग आंसर आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। फेकू कुमार ने आंसर दिया है। राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मनोनीत जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? हीरालाल शास्त्री जी हैं। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो वो कौन है? टीकाराम पालीवाल। अगर पूछे पूर्ण एकीकरण के दौरान राजस्थान का मुख्यमंत्री, तो मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया का तो यह भी ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया। और ध्यान रखना संघ शासित प्रदेशों का मुख्यमंत्री, अगर संघ शासित प्रदेशों का मुख्यमंत्री पूछ ले तो कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है, पूछ ले तो क्या हो जाएगा? हरिभाऊ उपाध्याय। तो अपन ने 4 बातें और करी हैं। राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी हैं। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है। पूर्ण एकीकरण के दौरान राजस्थान का मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया है। ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी हैं भाई, सर्वाधिक कार्यकाल वाले क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और संघ शासित प्रदेशों का मुख्यमंत्री पूछ ले तो वो कौन रहेगा? हरिभाऊ उपाध्याय रहेगा। तो एक बार सभी विद्यार्थी यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज की क्लास यहीं तक रहेगी। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट हो, आप थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं, और बाकी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? थंब का इंप्रेशन देना है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक लिख लीजिए। एकीकरण समाप्त नहीं हुआ है, और बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। एक बार सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के 19 महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं प्रमुख रूप से। यहां तक किसी विद्यार्थियों को डाउट हो, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं भाई। किसी विद्यार्थी को डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, और बाकी डाउट नहीं है तो आप थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं। एक क्लास और लगाएंगे राजस्थान के एकीकरण की, और राजस्थान के एकीकरण को समाप्त कर देंगे, और फिर राजस्थान के एकीकरण से संबंधित आपके साथ में प्रश्नोत्तरी की जाएगी, प्रश्नों के ऊपर चर्चा की जाएगी भाई। तो सभी विद्यार्थी जुड़िएगा। रेणुबाला नाइस सेशन सर जी, धन्यवाद। सुरेंद्र सिंह राठौड़ थैंक यू सर, ओके। रेणुबाला ओके एंड थैंक्स सर जी, ठीक है। फेकू कुमार नाइस सेशन सर जी, धन्यवाद भाई। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है उसको यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो राजस्थान के एकीकरण की ही क्लास करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर राजस्थान के एकीकरण के साथ में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।